सिविल सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के हजारों सालों के मिलिट्री इतिहास को देखने वाले हैं, लेकिन एक बिल्कुल ही अलग एंगल से। तो चलिए, इसी एक सवाल को लेकर हम आज का ये सफ़र शुरू करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारत की ज़मीन ने, यहाँ की नदियों ने, मैदानों ने, पहाड़ों ने और तटों ने यहाँ होने वाली लड़ाइयों की पूरी कहानी ही लिख डाली। तो सबसे पहले चलते हैं उस दौर में जब लड़ाइयों का नतीजा नदियों के बहाव से तय होता था। देखिए, उस जमाने में नदियों पर जिसका कंट्रोल होता था ना, उसी का व्यापार और सुरक्षा पर भी कंट्रोल होता था। मतलब सीधी सी बात है, उस पूरे इलाके की ताकत उसी के हाथ में होती थी। ये बात बहुत दिलचस्प है कि पुराने भारत में नदियां एक डबल रोल निभाती थीं। एक तरफ तो वो थीं व्यापार का हाईवे और दूसरी तरफ दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ी दीवार। जरा सोचकर देखिए, जब बड़े बड़े पुल नहीं थे, कोई मोटरबोट नहीं थी, तब हजारों सैनिकों और हाथियों को लेकर एक उफनती हुई नदी पार करना क्या किसी बुरे सपने से कम रहा होगा? चाहे वो ऋग्वेदिक काल का दशराग्य युद्ध हो या फिर सिकंदर और पोरस की मशहूर लड़ाई, ये सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयां नदियों के किनारे ही लड़ी गईं। अरे सिकंदर जैसा विश्व विजेता, उसकी सेना को भी झेलम पार करने के लिए रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ा था। और दक्षिण की तरफ देखें तो नर्मदा नदी एक ऐसी नेचुरल बाउंड्री बन गई जिसे सम्राट हर्षवर्धन जैसा महान राजा भी पार नहीं कर पाया। तो बात एकदम साफ है, उस जमाने में जिसने नदी पर कब्जा किया, उसने उस इलाके पर राज किया। तो चलिए अब नदियों से आगे बढ़ते हैं। अब फोकस करते हैं उत्तर भारत के मैदानों पर। वो मैदान जो दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के लिए एक तरह से ज्योग्राफिकल गेटवे बन गए थे। पानीपत को दिल्ली का सिक्योरिटी चेक पॉइंट कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। जरा यहाँ की ज्योग्राफी को देखिए। नॉर्थ वेस्ट से कोई भी हमलावर सेना अगर आएगी तो दिल्ली पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे लॉजिकल रास्ता यही था। क्यों? क्योंकि एक तरफ हिमालय की दीवार है, दूसरी तरफ थार का रेगिस्तान और बीच में ये सपाट मैदान। मतलब बड़ी बड़ी सेनाओं के आमने सामने आने के लिए इससे परफेक्ट जगह और क्या हो सकती थी? और शायद इसी वजह से इतिहास की 3 सबसे बड़ी, सबसे डिसाइसिव लड़ाइयां इसी जगह पर लड़ी गईं। 1526 में बाबर और लोदी के बीच, फिर 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और 1761 में अब्दाली और मराठों के बीच। इन तीनों लड़ाइयों ने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और ये बात पक्की कर दी कि भाई दिल्ली की गद्दी का रास्ता तो पानीपत से ही गुजरता है। लेकिन सुनिए, पानीपत जीतना तो बस पहला स्टेप था। असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती थी। शासकों को अलग अलग जमीन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ती थी। जैसे बाबर ने 1526 में हरियाणा के मैदान तो जीत लिए, लेकिन ठीक अगले साल 1527 में उसे राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में राणा सांगा से लड़ना पड़ा। और फिर बाद में हुमायूं को 1539 में बिहार की उमस भरी गर्मी और नदियों के जाल के बीच शेरशाह का सामना करना पड़ा। मतलब हर इलाका एक नया चैलेंज। अब यहाँ से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। अभी तक जितने भी हमले हुए वो नॉर्थ वेस्ट की जमीनी सरहदों से होते थे, लेकिन अब यूरोपियन ताकतों के आने के साथ ही भारत को जीतने का एक नया रास्ता खुल गया था, और वो रास्ता था समंदर का। ये जो स्ट्रैटेजी थी वो अब तक के सारे आक्रमणों से एकदम उल्टी थी। अंग्रेजों ने अपनाई आउटसाइड इन की पॉलिसी। मतलब उन्होंने पहले भारत के कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाकों पर कब्जा जमाया और फिर धीरे धीरे देश के सेंटर की तरफ बढ़ने लगे। ये एक बहुत धीमी पर उतनी ही खतरनाक घेराबंदी थी। इस घेराबंदी का पूरा प्लान इस टेबल में साफ दिखता है। शुरुआत हुई 1757 में बंगाल में प्लासी की लड़ाई से, फिर 1764 में बिहार में बक्सर। इसके बाद उनका रुख हुआ दक्षिण की तरफ और 1799 में मैसूर को हराया, और आखिर में 1845 तक नॉर्थ वेस्ट में सिखों को भी हरा दिया। ये बिल्कुल किसी ग्रैंड मास्टर के शतरंज के खेल जैसा था, जिसमें पूरे उपमहाद्वीप पर हर एक चाल पूरी तरह सोची समझी थी। फिर आया 1947 और आज़ादी के बाद जंग का मैदान एक बार फिर पूरी तरह से बदल गया। अब लड़ाइयाँ देश के दिल यानी अंदरूनी इलाकों के लिए नहीं, बल्कि देश की सरहदों की हिफाजत के लिए लड़ी जाने लगी। और ये जंग के नेचर में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। सोचिए, पहले लड़ाइयाँ होती थीं पानीपत और बक्सर जैसे सपाट मैदानों में, लेकिन अब वॉर जोन शिफ्ट हो गया था देश के किनारों पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, बर्फीले रेगिस्तानों में। और इन जगहों पर दुश्मन सिर्फ सामने वाली सेना नहीं थी, बल्कि खुद नेचर यानी प्रकृति भी एक दुश्मन थी।
आज़ादी के बाद की सारी बड़ी लड़ाइयों पर एक नज़र डालिए। कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल, कच्छ, पूर्वी मोर्चा, ये सारी की सारी जंगें इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर लड़ी गईं। अब लड़ाई अंदरूनी सत्ता पर कब्जे की नहीं थी, बल्कि अपनी सीमाओं को बचाने की थी। देश की पूरी मिलिट्री एनर्जी अब देश के किनारों पर फोकस हो गई थी। और इसका सबसे बड़ा, सबसे सटीक उदाहरण है कारगिल की लड़ाई। लद्दाख की वो सीधी चढ़ाई वाली बर्फीली चोटियां, वहां लड़ना पानीपत के मैदानों में लड़ने से जमीन आसमान का फर्क था। जरा सोचिए, दुश्मन चोटी पर बैठा है और नीचे से हमारे जवान माइनस टेम्परेचर और ऑक्सीजन की कमी से जूझते हुए ऊपर चढ़ रहे हैं। ये अपने आप में एक जंग है ना? ऐसी सिचुएशन में ज्योग्राफी ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस अपने उसी पहले सवाल पर लौटते हैं और अब ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भारत के पूरे इतिहास में असल में एक इनविजिबल कमांडर हमेशा मौजूद रहा है, और वो है यहाँ की ज्योग्राफी। इसी ने युद्ध की स्ट्रैटेजी भी बनाई और उसके नतीजे भी तय किए। हमने देखा कि कैसे अलग अलग दौर में अलग अलग ज्योग्राफिकल ताकतों ने कमान अपने हाथ में रखी। एक दौर था जब नदियों ने जंग के नतीजे तय किए, फिर एक दौर आया जब पानीपत जैसे मैदानों ने ये काम किया। उसके बाद तटों से एक नई ताकत उभरी और आज लड़ाई पहाड़ों और सरहदों पर लड़ी जा रही है। हर युग का अपना एक ज्योग्राफिकल कमांडर रहा है। और आखिर में शायद यही सबसे बड़ी बात है जो हमें समझनी है। देखिए, हथियार बदल जाते हैं। नदी के किनारे लड़ने वाले हाथियों से लेके बर्फीली चोटियों पर उड़ने वाले जेट्स तक। साम्राज्य बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन जो चीज नहीं बदलती वो है ज्योग्राफी। पहाड़, नदियां, रेगिस्तान, ये सब वहीं रहते हैं और यही हमेशा तय करते रहेंगे कि जंग का नतीजा क्या होगा। तो अगर इस पूरी चर्चा से भारत के नक्शे को देखने का एक नया नजरिया मिला हो तो सिविल सूत्रा को अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, सिर्फ सिविल सूत्रा पर।